Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are going to take the topic perspective or approaches of psychology. It is a very commonly and most asked topic of psychology जो MCQs की फॉर्म में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. वट एवर एग्ज़ाम इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप ग्रेजुएशन में इसको पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. हालांकि यहाँ जितने भी टर्म्स यूज़ होंगे पर्सपेक्टिव में उन सभी से आप पहले से इंट्रोड्यूस्ड हैं, आप उन टर्म्स को सुन चुके हैं, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे. और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज इस वीडियो में हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात मैंने पहले ही मार्क कर दी है. तो चलिए लेट अस बिगिन द टॉपिक. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इससे पहले जिन टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, यानी साइकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन को हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी के डिफरेंट गोल्स जो अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम पढ़ चुके हैं. So if you want to study those topics, you can check the playlist and the link you will find in the description box below. Let us quickly begin with today's class in which we are going to talk about perspective or approaches of psychology. There are a lot of approaches which are used in psychology to explain human behavior. हर एक जो पर्सपेक्टिव है या हर एक जो अप्रोच है साइकोलॉजी की, उसका बेसिक गोल यही है कि वो ह्यूमन बिहेवियर का जो भी स्ट्रक्चर है उसके पीछे क्या कॉज है उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता है. तो अगर हम बात करें कि ये जो अप्रोचेज़ हैं साइकोलॉजी में क्यों यूज़ की जाती हैं, तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट अप्रोचेज़ आर यूज्ड टू नो अबाउट द कॉज ऑफ द बिहेवियर. उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं. लेकिन कोई भी पर्सपेक्टिव या कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं है जो ह्यूमन बिहेवियर को परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाए. तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी में कोई भी आइडियल ह्यूमन बिहेवियर का कोई हमारे पास मॉडल नहीं है, इस वजह से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली. लेकिन अपने अपने तरीके से सभी ने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है. सबसे पहले हम आते हैं साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में. जब हम साइकोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता है. सिगमंड फ्रॉइड का नाम हमारे पास आता है, जो बहुत ही पॉपुलर हैं. इनके नाम को आप जानते हैं, सुना भी होगा आपने. इन्होंने ही साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव डेवलप किया था, या ये भी कहते हैं कि साइकोडायनेमिक्स के ये फादर कहलाते हैं. तो इनको नाम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. सबसे ज़्यादा ये ह्यूमन पर्सनैलिटी के जिस कंपोनेंट की बात करते हैं, कहना चाहिए जिस कॉन्शियसनेस के लेवल की ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी या हमारा बिहेवियर जिस हमारी पर्सनैलिटी के जिस कंपोनेंट से निकलता है, हमारा जो भी बिहेवियर पर्सनालिटी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है वो किस कंपोनेंट से निकलता है, वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के थ्रू निकलता है. जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, विशेज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अर्जेस हैं, जो कि हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं और वो हमारे बिहेवियर के थ्रू नज़र आती हैं. और यही वजह होती है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो उसके अनकॉन्शियस से रिफ्लेक्ट होता है. ये अनकॉन्शियस को हमारी पूरी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट मानते हैं. और अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट भी फ्रॉइड ने ही दिया था. सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन, अनफुलफिल्ड मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, विशेज एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आर सप्रेस्ड इन आवर अनकॉन्शियस माइंड बट दीज थिंग्स आर नॉट विजिबल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप इस वाले पैराग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि अनकॉन्शियस माइंड कंसेप्ट हैज़ कॉइन्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड. इसको आप ध्यान रखिएगा. सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन, अनफुलफिल्ड मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, विशेज एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, ये सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस्ड रहते हैं और ये विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे बिहेवियर के थ्रू नज़र आते हैं. साइकोएनालिटिकल थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी थी और इसमें ये बात करते हैं कि जो भी हमारा मैलएडजस्टेड बिहेवियर होता है वो इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द एंग्जाइटी. जो हमारे अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस आपस में ट्रबल करते हैं. हमारे अंदर कौन कौन से 3 फोर्सेस होते हैं? इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो हमारी पर्सनालिटी के 3 फोर्सेस कहलाते हैं, इंटरनल फोर्सेस. जब वो आपस में क्लैश करते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम एक अबनॉर्मल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं. किस तरह से? एग्जांपल से समझिएगा. एक बच्चा जिसके अंदर इड बहुत हाई होती है, अगर उससे एक रियलिटी प्रिंसिपल के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो समझदारी की चीज़ करे, तो और उसको इस चीज़ के लिए डांटा जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी इड और ईगो के बीच में क्लैशेस क्रिएट हो जाएंगे. या ये भी कह सकते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच भी क्लैशेस क्रिएट हो सकते हैं. तो इस वजह से उसका जो बिहेवियर होगा वो प्रॉपर नहीं होगा. तो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है. नेक्स्ट हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है वो बिहेवियरिज्म से जनरेट हुआ है. और बिहेवियरिज्म में आप जानते हैं कि जो वॉटसन है, जेबी वॉटसन, इन्होंने सबसे पहले फंक्शनलिज्म को चैलेंज किया था और साइको एनालिसिस को भी चैलेंज किया था और बिहेवियरिज्म को इन्होंने क्रिएट किया था. तो इसीलिए बिहेवियरिज्म के फादर भी कहलाते हैं. और बिहेवियरिज्म इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर दैट फोकसेस एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली.
बिहेवियरल पर्सपेक्टिव माइंड और मेंटल प्रोसेसेस के पार्ट को रिजेक्ट करता है। वो ये कहता है कि जो कुछ नज़र आता है, जो कुछ आपको दिखता है, पर्सन के एक्ट्स, एक्शंस, ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर का पार्ट है। और बिहेवियर वही है जिसको ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है। ये इसलिए भी साइको एनालिटिकल थ्योरी को या साइकोडायनेमिक्स को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि अनकॉन्शियस को हम देख नहीं सकते। तो उनका कहना है कि आप जो अनकॉन्शियस को रीड कर रहे हैं वो भी तो आप बिहेवियर के थ्रू ही रीड कर पा रहे हैं, उसके बिना तो नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर आप किसी पर्सन के अनकॉन्शियस पे फोकस करेंगे तो आप क्या उसके अनकॉन्शियस को देख तो नहीं सकते, आप उसको किस तरह से रीड कर रहे हैं, थ्रू बिहेवियर। तो यही वजह है कि जेबी वॉटसन ने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए ये कहा था कि जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो वही होता है जो ऑब्जर्व किया जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने पर्सन के इंटरनल बिहेवियर को भी डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि वो कोई बिहेवियर ऐसा नहीं होता है जो मैटर करता है, मैटर सिर्फ वही करता है जो आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हो अपनी पर्सनालिटी, अपने एक्शंस के थ्रू। यही वजह है कि जेबी वॉटसन को बिहेवियरिज्म का फादर भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। बात करते हैं इवान पावलोव की, जो कि एक बहुत ही बड़े रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपना वर्क किया था डॉग्स के साथ में। आपने पावलोव की थ्योरी पढ़ी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के बारे में सुना तो होगा ही, जिसमें हमने सैलिवेशन के प्रोसेस के थ्रू अंडरस्टैंड किया था कि कैसे कंडीशनिंग को क्रिएट किया जा सकता है, लर्निंग को बेटर बनाया जा सकता है। तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने कहा कि जैसे भी हम किसी पर्सन में रिफ्लेक्स एक्शंस भी जो हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू कंडीशनिंग। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को, या एनिमल्स के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था वैसे तो, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट यही दिया था कि जब भी किसी पर्सन के ऊपर हम किसी पर्सन के रिफ्लेक्सेस को हम एक कॉन्टिन्यूएशन में कंडीशनिंग करते हैं तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता चला जाता है। और इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत एक्सेप्टेड भी किया गया था। इसी के साथ साथ स्किनर ने भी इन्हीं के लर्निंग की थ्योरीज़ को एक्सटेंड किया था और लर्निंग की थ्योरी को सिस्टमेटिकली एक्सपेंड करने के बाद उन्होंने डिफरेंट रेट और पिजन्स पे अपने एक्सपेरिमेंट किए। इनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी जो बिहेवियर होता है, जो इट यूजुअली फोकसेस ऑन करंट बिहेवियर एंड हाउ इट इज़ एक्वायर्ड और मॉडिफाइड रादर देन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपेरिमेंट। तो ओवरऑल जो बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, वो इसी चीज़ की बात करता है कि कैसे हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे? थ्रू कंडीशनिंग। ऑब्जर्व करेंगे, उसके जो वो बिहेवियर और एक्शंस रिफ्लेक्ट करेगा उसके थ्रू, राइट। इस तरीके से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वर्क करता है। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये एक नया पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी में और इसको हम बोलते हैं थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी होगी। आपको एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन कई बार मिलता है कि विच पर्सपेक्टिव इज़ नोन एज द थर्ड फोर्स। साइकोलॉजी में थर्ड फोर्स के नाम से किसे जाना जाता है। और दिस पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्स टू साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। क्योंकि जब दो पर्सपेक्टिव आ गए थे, साइकोडायनामिक और बिहेवियरल, उसके बाद इस पर्सपेक्टिव का बर्थ हुआ है। In the early to mid 1990s, psychodynamic perspective and behavioral perspective were dominant in psychology। और बिहेवियरिज्म तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल थ्योरी की तरह से देखा जाता था क्योंकि ये आउटसाइड वर्ड की बात करता था, आउटसाइड बिहेवियर की बात करता था, इसीलिए इसको थोड़ा मैकेनिकल कहा जाता है। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो एक अलग ही तरीके की चीज़ की बात करता है। देखिए यहाँ पे टर्म यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट आती है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं फ्री विल। इसको समझना है कि फ्री विल का मतलब क्या होता है। फ्री विल जो टर्म है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में यूज़ हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्री विल का मतलब होता है आप फ्रीली अपने डिसीजंस को ले पाना, फ्रीडम टू चूज़ आवर ओन डेस्टिनी। बट हम डेस्टिनी को कैसे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डेस्टिनी हमें उस एंगल से नहीं समझना है। यहाँ पे डेस्टिनी चूज़ करने का मतलब है कि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। ये लिबर्टी हम सब के साथ होती है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री विल। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया था। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को के जो फाउंडर्स हैं वो अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स कहलाते हैं। इनके टाइम और इनका ड्यूरेशन आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन्ड है। और इन्होंने ह्यूमंस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, स्टडीज़ की हैं, एनिमल्स पर भी की हैं। और यहाँ पे इन्होंने मैस्लो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसके बारे में वो नीड्स ऑफ हायरार्की की भी बात करते हैं, हायरार्किकल नीड्स की भी बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। ये बड़ा ही सिंपल है। ये एक ऐसा इमर्जिंग पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि ह्यूमन का जो भी अब नॉर्मेलिटी है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में, या कुछ भी हम जो ह्यूमन को स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बायो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे जाना होगा।
मतलब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दो को इन्होंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कुछ भी पर्सन के अंदर होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, वो भी अपना रोल प्ले करता है पर्सन के किसी भी बिहेवियर या उसकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर वो अपना इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे यहाँ पे दिखा लिया भी है कि ड्यू टू बायोलॉजिकल कॉजेज सिजोफ्रेनिया कस, तो ये सच भी है क्योंकि ब्रेन जो है ना वो हमारे बायोलॉजी का पार्ट है और माइंड जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट है। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक ट्रू भी फील होता है क्योंकि माइंड और ब्रेन दोनों एसोसिएटेड है एक दूसरे से और दोनों डिफरेंट ब्रांचेस से हैं। और दोनों जब मिलकर साथ में या कह सकते हैं कि जो माइंड होता है वो ब्रेन का प्रोसेसर होता है। तो माइंड वर्क तो ब्रेन के ही साथ करता है, माइंड अपने आप में अलग से कुछ नहीं है, माइंड तो ब्रेन का ही एक जुड़ा हुआ एक फंक्शन है। तो इसीलिए बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो ये बात करता है कि जो हमारे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ब्रेन केमिकल्स होते हैं, ट्यूमर्स, डिसीजेज उनकी वजह से भी होती हैं, वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स जो हैं वो भी हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। आगे बात करते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फॉर्म में आगे निकल कर आया है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बहुत ही पॉपुलर और अब तो आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच है जिसको लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहते हैं। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस बात पे फोकस करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे होल्ड करते हैं। आजकल के टाइम में कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कंप्यूटर स्टिमुलेशन का भी यूज़ किया जाता है, मेमोरी को भी अंडरस्टैंड इसी में किया जाता है कि कैसे लोग रख पाते हैं। जो जीन पियाजे थे उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से किए थे, चॉम्स्कीज एनालिसिस, स्किनर्स व्यू ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी डिफरेंट डिस्कवरीज हैं जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंदर की गई टू फिगर आउट कि लोग कैसे चीज़ों को सोचते हैं, कैसे स्टोर कर पाते हैं, कैसे उसको होल्ड भी कर पाते हैं। तो ये था कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की तरफ, विच इज़ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो दो डिफरेंट साइकोलॉजी की ब्रांचेस से मिलकर बना है। एक है सोशल साइकोलॉजी और एक है कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी क्या है, जो स्पेसिफिकली हमारे कल्चर को स्टडी करने में हेल्प करती है। सोशल साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सोशल वर्ड के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं इन डिटेल। तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात करता है कि कैसे जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो सोशल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है, किस तरीके से। सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव रिमाइंड्स पीपल दैट हाउ दे एंड अदर्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बाय द पर्टिकुलर कल्चर इन विच दे लिव। हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे कल्चर में हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर अपना इम्पैक्ट डालता है, साथ ही साथ जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनका बिहेवियर भी हम पर अपना इम्पैक्ट डालता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्ले एंड लेटने की स्टडी पर बेस्ड है ये। जॉन डार्ले एंड बेबलेटने की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया था, जिसका कॉन्सेप्ट का उन्होंने नाम भी दिया था डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई भी बाई स्टैंडर है उस सिचुएशन में, बाई स्टैंडर मतलब जो दूसरा पर्सन हमारे साथ सेम सिचुएशन में स्टैंड कर रहा है उसको हम बाई स्टैंडर बोलते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में कोई दूसरा पर्सन स्टैंड कर रहा है तो वो भी तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ये सोचकर कई बार लोग जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्प्लिट कर जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोच के देखिए, जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक सोशल वर्ल्ड में ही वर्क करेगा, राइट। तो इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी में या सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं विच इज़ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। दिस पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस फॉर यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल ह्यूमंस शेयर। सभी ह्यूमंस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते ही हैं और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इसी चीज़ की बात करता है, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। पहले जब ह्यूमन एक बहुत पुराने समय में अगर हम चले जाएं तो उस टाइम पे जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उस टाइम के ह्यूमन में सब में सेम थी। सालों बाद जब ह्यूमन धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया तो जो उस ड्यूरेशन में इवोल्यूशन के बाद जो चीज़ें आई वो सब में सेम थी। तो हम ये चीज़ यहाँ पे समझ पाते हैं कि जो जनरल मेंटल स्ट्रैटेजीज़ और ट्रेट्स होती हैं ह्यूमन की, जैसे कि हमारा बिहेव करने का तरीका, हमारी अट्रैक्टिवनेस, हम किस तरीके से लोगों के बीच अपना इंटरेक्शन करते हैं, जो भी हमारी मेंटल, फिजिकल, डिफरेंट साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ बदलता है, बट फिर भी वो लोगों उस ड्यूरेशन के लोगों के बीच के जैसा ही होता है। जैसे हमने जनरली सुना है ना कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, मतलब हम एक बड़े कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव उसी तरीके की यहाँ पे बात करता है। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन फर्स्ट सजेस्टेड इवोल्यूशनरी थ्योरी। इन दिस पर्सपेक्टिव द माइंड इज सीन एज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन्स
designed by the same process of natural selection which allow human being to solve the problems we faced in the early days of human evolution of the problems of the early hunters and gatherers. जो भी जनरेशन आगे आती जाती है वो पहले की जो भी कंडीशंस रहती हैं, सिचुएशंस रहती हैं, उनके आगे और बेटर चीज़ों को फिगर आउट करने के कैपेबल होती है. तो ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है जो एवोल्यूशन की बात करता है, चेंज की बात करता है कि विद टाइम ह्यूमन के हर एक एस्पेक्ट में चेंज आता है. इस चीज़ की यहाँ पर बात करता है. लेट अस टेक द क्वेश्चनायर फॉर द टॉपिक्स विच वी जस्ट मैंशनड. Question number 1 is right in front of you. All perspective of psychology are trying to dash behavioral and mental perspective. जो भी जितने भी साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव हैं जिनके आपने अभी नाम सुने हैं, ये सारे ही पर्सपेक्टिव किस चीज़ की बात करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, एक्सटेंड करने की बात करते हैं, कंट्रोल करने की बात करते हैं, प्रिडिक्ट करने की बात करते हैं. तो सभी जो पर्सपेक्टिव हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहते होते हैं. So the correct answer for this question number 1 is option A. Dr. Sigmund Freud developed which perspective? Very very popular name it is. You must know कि Sigmund Freud का नाम बस एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और वो है हमारे पास साइकोडायनामिक्स. आप जानते हैं कि साइकोडायनामिक्स से Sigmund Freud का नाम जुड़ा है, तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव भी उन्होंने ही दिया है. अनकॉन्शियस माइंड कॉन्सेप्ट हैज़ कॉइंड बाय whom? अगेन अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट साइकोडायनामिक्स में से निकला है और साइकोडायनामिक्स जुड़ा है सिगमंड फ्रॉइड के नाम से, तो इसका आंसर भी ऑटोमेटिकली बी हो जाता है. हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? हमारे पास 4 ऑप्शन है: फ्रॉइड, मैस्लो, वॉटसन एंड पैवलॉव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ वॉटसन. इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं कि आफ्टर वॉटसन हु एक्सटेंडेड द बिहेवियरिज्म. तो स्किनर का नाम आता है कि वॉटसन के बाद स्किनर का ही नाम आता है जिन्होंने बिहेवियरिज्म को एक्सटेंड करने में हेल्प करी. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. फ्री विल इज़ रिलेटेड विद विच पर्सपेक्टिव? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसको थोड़ा गेस करना कई बार बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि फ्री विल किससे एसोसिएटेड है, कौन से पर्सपेक्टिव से एसोसिएटेड है. चारों पर्सपेक्टिव के नाम आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. पहले तो फ्री विल का मतलब याद रखिए. फ्री विल का मतलब होता है कि द फ्रीडम ऑफ चूजिंग आर डेस्टिनी, freedom of deciding our path, and that this is a part of humanistic approach. So option C is the correct answer for this question. Question number 7 is which perspective was a major force in psychology which is emerged in 1960s? ड्यूरेशन के साथ दिया है, डेट के साथ दिया है आपको, तो याद रखना होगा कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है जो 1960s में आया था और साइकोलॉजी में एक मेजर फोर्स की तरह से निकला. देखिए 1960s जो है वो काफ़ी अर्ली नहीं है टाइम, जो है ये थोड़ा हमें नज़दीक का फील होगा. अब जिस ईयर में आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस टाइम पर आप इसे पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, उससे ये बहुत करीब ही कहलाएगा क्योंकि साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकली थी, तो ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले से साइकोलॉजी में चीज़ें पढ़ी जा रही हैं. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक न्यू ब्रांच भी है, एमर्जिंग ब्रांच भी है और आपको याद रखना है कि ये कॉग्निटिव इसका आंसर है. विच पर्सपेक्टिव इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड कल्चरल साइकोलॉजी? दोनों नाम जब हम जोड़ते हैं तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन सी ही निकल कर आता है, सोशियो कल्चरल. तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव सोशल और कल्चरल साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, राइट. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डार्ले एंड लेटने कॉइंड द कॉन्सेप्ट विच वन? बिब लिटन एंड जॉन डार्ले ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? अगेन आपको इसको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों जो है वो सोशल साइकोलॉजी से जुड़े हैं और इसके अलावा सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है. ये भी एक क्वेश्चन ही बन गया अगर आप याद रखें. एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन दोनों का नाम जो है डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा है. इनफैक्ट इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. हु फर्स्ट सजेस्टेड इवोल्यूशनरी थ्योरी? तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, आप पढ़ चुके हैं. डार्विन ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था इवोल्यूशनरी थ्योरी का. और इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये टॉपिक और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आज हमने इस टॉपिक को पढ़ा जिसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात की और उस पर बेस्ड कुछ MCQs भी सॉल्व किए. होप आपको ये टॉपिक और ये वीडियो समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. थैंक यू सो मच. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.